नमस्कार, बी4 न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा के अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर जो है पंचायती चुनाव की रणभेरी जो है वो बज चुकी है और प्रथम चरण के तहत 9 जिलों के अंदर चुनावी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी चरण के तहत होने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां जो है पूरी जोर शोर से जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में हर उम्मीदवार अपनी को जीत हासिल करने के लिए डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग जो है वो शुरू कर रहे हैं और अपना जीत का दावा जो है वो कर रहे हैं। हर उम्मीदवारों को द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े प्रलोभन और वायदे जो हैं वो कर रहे हैं। तो इसी चुनावी माहौल के अंदर बी4 न्यूज की टीम जो है आज पहुंची है गरोंडा उपमंडल के गांव कालरम में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं गांव कालरम से सरपंच पद की उम्मीदवार श्रीमती नीलम रानी जी के सुपुत्र एडवोकेट दीपेंद्र जी उर्फ अन्नू। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं अब की बार चुनाव में रहने वाले हैं और क्या रणनीति उनके द्वारा जो है वो बनाई गई है। दीपेंद्र भाई, आप एक अच्छे एडवोकेट हैं, आप एडवोकेसी कर रहे हैं, तो आप अच्छी वकालत जो है वो कर सकते थे। ऐसे में आप राजनीति में अब फिर सक्रिय जो है वो दिख रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख उद्देश्य इसके पीछे रहे? पहले तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार जी। आपकी चैनल के जितने दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार जी मेन जो मुद्दा था गांव के विकास का, गांव के लोगों का, जी और गांव काफ़ी हद तक बहुत पीछे होता जा रहा है। पहले हमारा गांव 20, 25, 30 साल पहले तो काफ़ी आगे था हर चीज़ में। जी जो फैसिलिटी 30 साल पहले थी, 35 साल पहले थी, वो सब चीज़ों में आसपास के गाँव में तो सारी आ चुकी हैं। जी जो हमारा गांव सबसे आगे था, अब वो उस चीज़ में सबसे पीछे होता जा रहा है। जी जो चीज़ें आई हैं वो 30-35 साल पहले आई हैं, जी 40 साल पहले आई हैं, लेकिन वो उस चीज़ों में नई चीज़ में किसी में भी एडिशन नहीं हुआ। जी तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, ऐसा मेरा परिवार पहले भी राजनीति में रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से रहा है, 20-25 साल से इस चीज़ से हम दूर हैं। जी तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे गाँव में साथी हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन सब ने इसी बात के लिए बोला कि भैया आप सबको दोबारा फिर इस लाइन में आके और सेवा भाव से काम करना पड़ेगा, इसलिए हम दोबारा इस लाइन में आए। जी 31 तारीख को सरकार के द्वारा जो है, प्रशासन के द्वारा चुनाव चिन्ह जो हैं उम्मीदवारों को आवंटित कर दिए गए हैं। ऐसे में आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला? हमारे को चुनाव चिन्ह मिला है गिलास का निशान। गिलास का निशान। जी, आप लोगों के बीच वोटों की अपील के लिए जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन गाँव वालों का आप लोगों को मिल रहा है? तो मैं तो पिछले 7 साल से लोगों के बीच में हूँ। जी पहले भी थे, लेकिन 7 साल से तो लगातार। जी तो जो समर्थन है वो 7 साल से साथ ही चल रहा है। जी और वो क्या उम्मीद लगाते हो? लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, 100% मिलेगा। हर बिरादरी, हर जगह, हर परिवार साथ है और साथ बढ़ चढ़ के साथ चल रहा है। जो कमियां हैं, जो जहाँ कमी है, वो मेरे से पहले वो बताते हैं जी कि वहाँ जाके काम करना है और वहाँ जाके काम नहीं करना है। जी नहीं करने वाला तो खैर कोई नहीं बताता, जाने जाके मेरे से पहले वो आके खड़े हो जाते हैं कि वहाँ वोटों के लिए भी, काम के लिए भी, हर चीज़ के लिए मेरे से पहले वहाँ मौजूद रहते हैं। तो ये प्यार की ही भावना से खड़े रहते हैं और प्यार के साथ ही चलते हैं। जी आपके साथ मैदान में कोई और भी होगा, किसे मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं? देखो, इलेक्शन में तो कोई मुख्य नहीं होते, वो तो सभी इलेक्शन लड़ते हैं, सभी एक बराबर होते हैं। जी ठीक है, तो ये नहीं है कि कोई मुख्य है कोई नहीं है। उसमें तो मैं भी एक कैंडिडेट हूँ और वो भी कैंडिडेट है। जी तो सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं, जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा। जी तो एक बड़ी बात निकल करके आई है, जिससे भाईचारे की मिसाल आप कह सकते हैं कि उनका मुख्य प्रतिद्वंदी या प्रतिद्वंदी वो किसी को नहीं मानते हैं, सभी अपना काम जो है वो खूब मेहनत से कर रहे हैं। तो अब की बार चुनाव में क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं वो आपके गांव के लिए रहने वाले हैं? सबसे पहले तो जो प्रमुख मुद्दे, तो जो काम बिल्कुल जो नेसेसरी हैं, जैसे लाइब्रेरी होगी आपकी, जी जो पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी पंचायती घर का निर्माण जी ठीक तरीके से कराना और एक बारात घर की व्यवस्था, जी ये सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। दूसरा, शमशान घाट जी की बहुत बुरी हालत है इस टाइम। अगर कोई जाता है तो वहाँ जाके एक तो जाता ही दूसरी कंडीशन में, उस टाइम आदमी का वैसे ही परेशान रहता है। हाँ, उस टाइम पे ही, और वो जाके वहाँ कंडीशन उसको देखो दुगना परेशान होता है। जी
और एक जो सड़कें जो पेंडिंग है उनका, स्टेडियम का जो हमारा नेशनल लेवल की हमारी स्कीम है, अब वो 4 किले में पास हुआ है, लेकिन मेरी जो इच्छा है उसको 8 किले में लेके आने के लिए नेशनल लेवल पे उसको कोई गेम, 1 गेम 2 गेम 3 गेम जो भी हम सरकार से ले सके, तो उसके लिए हम पूरा भरपूर प्रयास करेंगे जो सरकार से ले सके। और जो मेन मुद्दा है, लेडीज़ को काम के लिए इधर उधर लेबर के लिए जाना पड़ता है, लेडीज़ के लिए हमारा प्रमुख मुद्दा है कि और मेहनत करके हम कुछ काम लेके गांव में आने वाले हैं। सरकार ने अभी क्या किया है, पंचायत से ज़मीन ले रही है सरकार जी, और सरकार उसको लीज पे ले लेती है जी, और लीज पे लेने के बाद सरकार उसके ऊपर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज वो 30 साल के लिए लगाती है जी, हमारे गांव में काफ़ी पंचायती ज़मीनें हैं, तो उसमें से हम 15 किले 20 किले 30 किले जितने सरकार मांगेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्री अपने गांव में लाने की कोशिश करें, जिससे रोज़गार युवाओं में भी, लेडीज़ में भी, जिसमें भी जो रोज़गार के लिए हमारा गांव पीछे नहीं रहेगा। जी। तो बहुत बड़ी बात जो है एडवोकेट साहब के द्वारा जो बताई गई है, अक्सर आज का जो ट्रेंड है आप देख भी सकते हैं कि रोजगार ना होने के कारण खासकर युवाओं को विदेश का रुख जो है वो अपनाना पड़ रहा है। तो इनकी कोशिश रहेगी, यदि गांववासी जो है अब की बार यदि इनको सरपंच बनाते हैं, मौका देते हैं, तो रोजगार के अवसर जो है वो गांव में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या इसके लिए आपने कोई रोड मैप, कोई योजना बनाई है अपने लेवल पे? रोड मैप तो क्या है, उस चीज़ की नॉलेज प्रमुख वायदे क्या रहेंगे गांववासियों के लिए? प्रमुख जो मैं कह रहा हूँ वायदे ही हैं जी। एक तो क्या है कि किसी चीज़ के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं अब ये नहीं है सिर्फ बोल दो और उसके बाद लोग उन्हीं लोगों के बीच में रहना है। वायदे वही करने चाहिए जो पूरे कर सकते हैं जी, क्योंकि उन्हीं लोगों के बीच में रहना है जिनके सामने आज वोट मांगने जा रहे हैं और कल वही हमसे सवाल करते हैं। तो कोई भी बात ऐसी मत बोलो मुँह से, कल को उस बात का जवाब ना हो आपके पास जी। तो रोड मैप तो क्या है, सरकार की स्कीम है, स्कीम्स का पूरा पता होना चाहिए कि क्या स्कीम है और कैसी स्कीम। सिर्फ आप जो वैसी पेंशन वाली स्कीम और ये स्कीम में, ये तो नॉर्मल स्कीमें हैं जो सबको ऑलमोस्ट पता होती हैं। स्कीम में ऐसी जिनको किसी को पता ही नहीं होता जी, उन स्कीमों के बारे में नॉलेज लेना और पता करना। रोड मैप उस हिसाब से चलता है। देखो मेरी जो क्या, मैं हर जगह घूमा हूँ, चंडीगढ़ दिल्ली में एडवोकेटी की बेस उस पर लगा लो, एज ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो, तो ऑफिशियल जितने हैं उसमें मेरी ठीक ठाक, नमस्ते राम राम आप सब भाइयों की वैसे सब चीज़ें ठीक है जी, मैंने पीछे भी जो गांव में जितने काम रुके हुए थे तो उनके थ्रू वो सारे काम कराए हैं। जो बेचारी गलियां रुकी हुई थी 6 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर जितने मेरे से बन पड़े मैंने वो गलियां काम कराए हैं जी। और इंडस्ट्री वाले जो काम हैं, मेरे जो सर्कल के दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो उसी डिपार्टमेंट में, उन्होंने मेरे को नॉलेज में डाली। इस टाइम वो डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रीज़ के हरियाणा में जी, तो उन्हीं ने मेरे को ये बताया था कि इस तरीके से स्कीम है, ये स्कीमें हम करके देंगे। तो हमें तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो रेजोल्यूशन करके देने हैं, वो स्कीमें सब उनको करके देंगे जी। तो एडवोकेट जी ने बताया कि एडवोकेट होने के नाते उनके पास एक लंबा जो है वो प्रशासनिक अनुभव है, लीगली अनुभव उनके पास है और अच्छी जान पहचान होने के कारण जो है जितनी सरकारी योजनाएं हैं, जितने सरकारी प्रोग्राम्स हैं, उन सब को सबसे पहले गांव में लाने का जो है वो प्रयास करेंगे। और जैसे शिक्षा की अगर यदि हम बात करें एडवोकेट जी, तो शिक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। कई बार जो स्कूल है, स्कूल अपग्रेड ना होने के कारण लड़कियों को दूर, मान लो गोंडा स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ कितने तक का स्कूल है और आपकी क्या उसके बारे में योजना है? तो पहले ये स्कूल हमारा 8 तक था, उसके बाद वो 10 तक हुआ। हमने हमारा पूरा प्रयास रहेगा उसको 12 तक करने का जी। एक लाइब्रेरी की बच्चों को बड़ी नीड रहती है पढ़ाई के दौरान। वो मैंने आपको शुरू में बोला, लाइब्रेरी भी हमारी प्राथमिक जो हमारे मुद्दे हैं उनके अंदर लाइब्रेरी भी है। अच्छा, अब सरकार तो क्या है, सरकार ये मांगती है आपको, सरकार किसी काम के पीछे नहीं है करने के लिए, सरकार तो खुद मांगती है कि बताओ क्या आपको काम चाहिए जी, रेजुलेशन करके भेजो जी, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन करती है जी, जो मैंने देखा है पिछले उस टाइम में। लेकिन क्या है कि वहाँ तक वो काम पहुँचाते ही नहीं है जी, अब कोई पहुँचाएगा ही नहीं तो सरकार नहीं करेगी। बिल्कुल। तो पहुँचाना सबसे पहला फर्ज होता है, वो उसको करना वो सरकार के ऊपर छोड़ो और अपनी मेहनत के ऊपर छोड़ो। जी, तो करवाने के लिए जितनी मेहनत करोगे, क्योंकि हम 7 साल से 8 साल से हम लोगों के बीच में, हमें कोई ऐसी मुद्दा नहीं है जो हमें नहीं पता कि
किस एरिया में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सब चीज़ें पता हैं A to Z। उनके ऊपर काम करने में पहले दिन से ही लगे। जी अन्नू भाई, एक आज के दौर में एक ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा अच्छा ट्रेंड है, जिसके चलते गरीब जो बच्चा है या गरीब घर से जो बच्चा है वो बेचारा इससे वंचित रह जाता है, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा ना हो पाने के कारण वो उससे वंचित रह जाता है। तो इसके लिए कोई वायदा आप गाँव वासियों से करना चाहिए? तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक तो हम पहले तो लाइब्रेरी का ही निर्माण के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहले मुद्दे में तो लाइब्रेरी ही है जी। उसके बाद हमारा PSC जो है हेल्थ को लेके भी काफ़ी हम सोच रहे हैं कि PSC को अपग्रेड करा के उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन की हम बात करें, उसमें वाईफाई एक अच्छा विकल्प है, क्या आप लोग करवा सकते हैं? बिल्कुल। वाईफाई में इतना ना तो खर्च आता है जी। ये तो कंपनी ही खुद अपने आप अपनी प्रमोशन के लिए वाईफाई के लिए आती है। पीछे कंपनी आई थी जी तो हम उनसे मिले भी थे जी वो तो खुद ये बोल रहे थे कि हम पूरे गांव को वाईफाई कर देंगे जी। और बहुत नॉमिनल से चार्ज हैं, उससे ना तो पंचायत के ऊपर कोई इतना ज़्यादा खर्च आता ना बोझ पड़ता है जी तो वाईफाई तो वैसे तो फ़ोन सबके पास है बिल्कुल। लेकिन उसको वाईफाई अगर काम हो जाता है तो कोई जो उस पर पैसों वाली दिक्कत है कि हर एक के पास तो देखो इतने पैसे नहीं है कि वो रिचार्ज करे जी उस चीज़ के लिए हम वाईफाई के लिए सुविधा बना सकते हैं। जो कंपनी करके देगी उस चीज़ के लिए हम जी। और PHC का आप जिक्र कर रहे थे, वो क्या कुछ आप कहोगे? PSC के जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं अभी गाँव में उनके पास प्रॉपर जगह नहीं है बैठने के लिए जी ना उनके पास। मैं अभी उनसे 4-5 दिन पहले मिला तो उनसे दिक्कतें जो पूछी तो वो बेचारे कभी कहीं बैठ रहे हैं कभी कहीं बैठ रहे हैं। वो हेल्थ वाला जो चीज़ है वो तो गांव में प्राथमिकता में उनके पास कुछ भी नहीं है अभी। जी तो उनके लिए हम अलग हेल्थ वाली जितनी टीम है उनके लिए हम अलग एक बिल्डिंग बनाना, एक उनकी छोटी बिल्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी वो हम सरकार देना दे हम पंचायत के खर्चे को उसको बना के देंगे और उनकी सुविधा के, क्योंकि वो जुड़े गांव के लिए हैं जी और गांव के लिए ही काम कर रहे हैं। जी। अब उन्हीं को कोई सुविधा नहीं मिल रही तो वो हमारे गांव वाले को क्या सुविधा देंगे? क्या सुविधा देंगे? जी। एक और भाई, स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं अन्नू भाई, उसमें एक बड़ी चीज़ होती है कि एम्बुलेंस जो चीज़ है वो एक ऐसा साधन है कि सक्षम जो लोग हैं वो तो अपना 4 व्हीलर या जैसे तैसे करके वो मैनेज कर लेते हैं। गरीब गांव का जो व्यक्ति है बेचारा, उसके पास तो 4 व्हीलर नहीं होता और किसी गंभीर बीमारी से यदि वो शिकार हो जाता है तो ऐसे में कई बार जान से भी वो हाथ धो बैठते हैं। तो क्या कोई एम्बुलेंस संबंधी भी कोई घोषणा जो आप गाँव वासियों के लिए करना चाहिए? एम्बुलेंस के लिए हमने काफ़ी पहले, ये तो खैर आज आपने काफ़ी मेरे को रिमाइंड कराया, हमने 2 साल पहले जी हमने प्रोग्राम बनाया था एम्बुलेंस खरीद के। जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ जी। उस टाइम ये आ गया था कि इलेक्शन अभी है जी तो अब वो डिले हुआ सरकार की तरफ से जी। कोरोना में 21 माह के बाद। हाँ तो एम्बुलेंस के हमने 2 एम्बुलेंस की करी थी। पहले तो एक रखेंगे, अगर एक से काम चलता है तो ठीक है, वरना हम 2 एम्बुलेंस का भी करेंगे। और दूसरी बात, हम 2 ड्राइवर जी परमानेंट एम्बुलेंस पर रहेंगे, एक डे ड्यूटी में एक नाइट ड्यूटी में, क्योंकि एम्बुलेंस की किसी को भी नहीं पता होता किस टाइम जरूरत पड़ जाती है। जी तो वो हमारी भी बिल्कुल 100% करने की हमारी इच्छा है। और देखो सेवा भाव में जितने काम होंगे, एम्बुलेंस नहीं, जितने भी सेवा भाव के इससे जितने भी काम होंगे हम उनसे पीछे नहीं, हम सारे करेंगे जी। तो एक बड़ी घोषणा आज कालरम गाँव वासियों के लिए जो है अन्नू भाई ने की है कि गाँव वासियों के ना केवल एम्बुलेंस, जन कल्याण के जितने भी कार्य है, सेवा भाव के जितने भी कार्य है, सरपंच इलेक्शन ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन वो कभी भी बंद जो है सेवा के कार्य नहीं होंगे। तो आप लोगों से मेरी अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अन्नू भाई, अगर गांव आपको सरपंच जो है आपकी माता जी को चुन देता है तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली सौगात गांव वासियों के लिए आपकी क्या रहने वाली है? क्योंकि हमारा सबसे पहले तो ये लक्ष्य रहता है सबको साथ लेके चलने का। जी तो हमारी तो पहली जो प्राथमिकता होगी सबको गांव वालों को लेके साथ लेके मीटिंग करके जी हर समुदाय से लोगों को बुला के जी उन्हीं से पूछा जाए कि बताओ भाई आप सबसे पहले किस डायरेक्शन में और क्या ज़रूरी चीज़ है जो आप सब गांव वालों को लग रही है, मेरी नहीं। देखो गांव काम होने और गांव के लिए होने और गांव के लोगों के लिए होने, तो उन सब की राय लेके ही जो चीज़ वो बोलेंगे उस चीज़ की उस डायरेक्शन में हम चलेंगे जी। अक्सर ये देखा जाता है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव की व्यवस्था के कारण जैसे ही चुनाव समाप्त होता है और
जो उम्मीदवार हैं वो चुन भी लिए जाते हैं, तो उम्मीदवार जो है वो थोड़े दिन के लिए सुस्त हो जाते हैं। कार्य की तरफ जो वायदे घोषणाएं जो चुनाव के दौरान कैंपेनिंग के दौरान की है, उस तरफ कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता है। क्या आप लोग तो उसी परंपरा की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाएंगे? देखो जी, ये तो पिछला इलेक्शन हमने लड़ा था खैर, उसके बाद अभी हम उसी दिन से एक दिन तो खैर रेस्ट लिया हमने जी। हमने दूसरे दिन हमने ना रेस्ट लिया ना कुछ, कंटिन्यू हम 7 साल से लोगों के बीच में ही है। यानी अब की बार 14 तारीख से आपको हम शुरू कर दोगे, एक दिन अगर बीच में माने? हाँ, तो एक दिन या 2 दिन का जो तो देखो टाइम सरकार इतनी जल्दी चार्ज भी नहीं देगी आपने जी। उससे पहले तो वो सरकार की सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरे करने में 3-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं। जी, आपने तो बिना चार्ज के या बिना किसी कोई पद के भी आपने तो काम करवाए हैं। वो सब आप जैसे भाइयों की सेवा है, और जो जैसे आप हैं आपके लिंक में हम लिंक ढूंढते हैं आपस में हर डिपार्टमेंट के। मेरे पास 5-6 ग्रुप हैं जी। उसमें प्रशासन के भी हैं, उसमें पुलिस लाइन वाले भी हैं, डिपार्टमेंटल भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी हैं। जी। तो जो भी काम जिसमें हमें दिक्कत लगती है हम उन ग्रुपों में मैसेज डालते हैं। जी। तो आप जैसे भाई किसी न किसी ग्रुप में मिलते हैं हर काम के लिए, जी। तो वो अपने आप ही, जैसे मेरी इच्छा रहती है वो अपने आप इच्छा से फ़ोन करते हैं भाई इस काम के लिए यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, तो वो अपने आप ही करने के लिए तैयार रहते हैं। जी। हरियाणा सरकार के द्वारा अब की बार पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है, जिसके चलते मैं मानता हूँ आपकी माता जी को अब की बार अवसर मिला है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि तो सरकार की पॉलिसी है, सरकार जिस पॉलिसी पे चलेगा, जिस हिसाब से सरकार चलेगी वैसे ही चलना पड़ेगा। ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। लेकिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो एक अच्छा कदम है। बिल्कुल है जी, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं बेचारों को धक्के से लड़वाया जा रहा है, जी। उसमें तो सरकार को देखना पड़ेगा। जी। तो सरकार तो खैर उनके लिए करती है बेटरमेंट के लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो होना चाहिए पहले उसको पूरा करके फिर सरकार को इस चीज़ पे जाना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए, काफ़ी जो बढ़ भी जाती हैं वो वहाँ तक जाती हैं, शर्माती हैं वो जी। काम ही नहीं कर, काम करने में अगर कहीं मीटिंग है, वो सरपंच है, तो काफ़ी बार मैंने खुद देखा है उन पे बेचारों को ना तो बोला जाता ना उनसे कोई डिसीजन लिया जाता जी। फिर वो बात घूम फिर के आदमियों पे ही आ जाती प्रतिनिधि है, पे आ जाती है। वो करते हैं। तो पहले तो उस चीज़ को एजुकेशन में और हर चीज़ में उनको वहाँ तक लेके जाओ कि वो खुद अपने लेवल पे करें। फिर इस 50% हम इसके अपोज नहीं करते कि 50% गलत किया है, लेकिन जो मेरा मानना है पहले उसको उस लेवल तक करो, एजुकेशनली करो या कैंपेन लगा के करो, जैसे मर्जी करो, उसको वहाँ तक लेके जाओ, लेके जाने के बाद आप करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब की बार तो हरियाणा सरकार ने ऑर्डर निकाला है कि यदि महिला प्रतिनिधि अगर बैठक में पहुंचा तो उसको उसी वक्त जो है पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा जी खैर हमारी माता जी सक्षम है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है, उनको सब पता है सारी, क्योंकि इस फैमिली में रही हैं, पॉलिटिकल परिवार है, सारी चीज़ देखी है, 40-50 साल से देख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं जी। अंत में आप लोगों से क्या सवाल जो है वो करना चाहेंगे, आवासियों से क्या अपील करना चाहोगे? अपील तो ये है जी, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जितवाएं। चुनाव चिन्ह के साथ अभी हमारा गिलास का निशान है, ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे गिलास का निशान है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बटन मशीन हैंग करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जितवाएं। जी। तो वकील साहब का साफ तौर पर गांववासियों से हाथ जोड़कर के अपील है कि आने वाली 12 तारीख को गिलास के सामने वाला नंबर 2 का बटन दबा करके भारी मतों से उन्हें विजयी बनाए। तो आज की इस मुलाकात में हम मौजूद थे गांव कालरम में, तो अगली मुलाकात में आपको फिर रूबरू कराएंगे किसी नए उम्मीदवार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।